चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट ट्रिक, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो क्वेश्चंस है उसे अपन शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो इसके जो क्वेश्चंस आपको नीट, JEE, MST, CET बोर्ड एग्जाम ये सभी के लिए अप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। चलिए हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप एक एक करके सारी चीज़ें जो है वो नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। इसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो कि अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? 4 होता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, इसका मतलब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन की। या तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगा, या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2d होगा। बात याद रख लीजिए। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 रहता है, किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है, तो या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2d होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो s का कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल, और p के टोटल कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4 हो गए ना। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए sp3 हाइब्रिडेशन बनेगा, या फिर sp2d हाइब्रिडेशन भी हो सकता है। बट सवाल ये है कि फिर ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, और ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जहाँ पर sp2d आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के तो सेम ही है, दोनों के तो 4 ही रहने वाले। फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या फिर sp2d है? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखो, अगर मान लो कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन में जो लिगेंड होता है, वो लिगेंड अगर हैलोजन एटम आता है, तो आप समझ जाओ डेफिनेटली कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो यहाँ पर, जैसे NiCl4 2-, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो देखो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर? कितना यहाँ पर? 4 है। और यहाँ पर कौन सा लिगेंड जरा बताइए? यहाँ पर लिगेंड है हमारा हैलोजन एटम। तो जब भी किसी कंपाउंड में हैलोजन एटम लिगेंड आता है, जब भी कोई कंपाउंड में हैलोजन लिगेंड आता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या लेंगे हम? sp3 लेंगे। क्या लेंगे? sp3। रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी कंपाउंड में हैलोजन एटम अगर कोई लिगेंड आता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, तो समझ जाना कि वो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाला है? sp3 रहने वाला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है हमारा? sp2d, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो रहेगा, बट लिगेंड जो है वो हैलोजन एटम के अलावा रहेंगे। तो हैलोजन एटम के अलावा अगर कोई भी लिगेंड आता है, तो समझ जाओ उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है? sp2d आने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखिए अपन, जैसे ये देखो Ni दिख रहा है, और ये Cn कितने? 4, ठीक है, और ये 2-। दोनों प्रॉब्लम में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लिगेंड जो है वो Cl है, और यहाँ पर लिगेंड क्या है? Cn है। तो यहाँ पर लिगेंड हैलोजन एटम तो नहीं है। अगर हैलोजन एटम नहीं है तो समझ जाना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा उसका sp2d। बात समझ में आ गई? तो एक बात तो अच्छे से क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, तो लिगेंड अगर हैलोजन एटम रहता है तभी sp3 आएगा, जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बट लिगेंड जो है वो हैलोजन न रह के कोई दूसरे अगर रहते हैं, तब समझ जाना कि उसका हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है? sp2d आने वाला है। बात समझ में आ जाती है? क्लियर है? अब बात करें इसकी ज्योमेट्री की, ठीक है ना। बात करें अपन इसकी ज्योमेट्री की, तो sp3 की जो ज्योमेट्री वो कैसी बनती है भाई? sp3 की जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल। क्या बनती है? ज्योमेट्री जो इसकी बनेगी बेसिकली टेट्राहेड्रल। sp3 की जो ज्योमेट्री बनेगी, sp3 की जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी बनती है आपको पता है? ये ऐसे बनेगी, मान लो जैसे ये वाला कंपाउंड है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आ गया अपना Ni। क्या है यहाँ पर? Ni, ये सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और लिगेंड कितने हैं? Cl4 है ना। तो ये एक ऐसा,
दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ऐसे 4 लिगेंड आप लगाओगे, ठीक है। लिगेंड यहाँ पर Cl है तो ये Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक है। और यहाँ पर आप लगाओगे कोऑर्डिनेशन स्पीयर, ठीक है। और जो भी चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर आप दे दोगे, ठीक है। पर ये जो ज्योमेट्री किसकी थी, ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। और sp3 का क्या होती है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और बात करें अपन sp2 की, किसकी बात करें, sp2 की, तो जब sp2d की, तो sp2d की जो ज्योमेट्री जो बनती है ना हमेशा, वो बनती है स्क्वायर प्लानर। क्या बनती है, स्क्वायर प्लानर। और जो स्क्वायर प्लानर जो होता है बेसिकली, तो इसके जो ज्योमेट्री वो कैसे बनती है बेसिकली, ये ऐसे बनती है जैसे ये ni है, ठीक है। और cn यहाँ एक रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा और यहाँ पर एक रहेगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये ज्योमेट्री बेसिकली किसकी है, यहाँ पर ये है स्क्वायर प्लानर की, जिसकी sp2d की। बात समझ में आ जाती है। तो ये बात जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या तो sp2d होगा। और जब भी किसी कंपाउंड में हैलोजन एटम एज अ लिगेंड रहता है तो समझ जाना कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। और हैलोजन एटम के अलावा अगर दूसरे कोई लिगेंड आते हैं तो समझ जाना कि वो sp2d हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का डायग्राम देखो ऐसा बनता है, ठीक है। और sp2d जो है इसकी हमेशा ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर रहती है। स्क्वायर प्लानर को हम ऐसे बनाते हैं, इसका डायग्राम ऐसा है, ठीक है। तो ये थी बात किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है तो समझ जाओ कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो बनेगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। क्यों sp3d ही बनेगा, देखो यहाँ पर s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d का एक ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए 1 + 3 + 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिखाता है। देखो ये है एग्जाम्पल FeCO5। आप ये एग्जाम्पल देख पा रहे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो FeCO5, तो ये जो 5 दिख रहा है ये 5 है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसका हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ये बनेगा। बात करें, ठीक है। और इसकी अगर बात करें अपन ज्योमेट्री की, तो बेसिकली इसकी अगर ज्योमेट्री की हम बात करें तो इसकी ज्योमेट्री हमेशा कैसी बनती है पता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का जो डायग्राम जो है, मतलब ज्योमेट्री जो वो कैसे ड्रॉ करते हैं आप जानते हो, कुछ इस तरह से बनाएंगे अपन। मान लो कि ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम Fe है, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन देंगे, एक ऐसी और एक ऐसी, और दो जो है वो ऐसे देंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ पर 8CO आ जाएगा, यहाँ पर 8CO आ जाएगा, CO टोटल कितने हैं 5 है, तो यहाँ पर टोटल 5 दे देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर चाहो तो कोऑर्डिनेट स्फीयर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, किसकी बात चल रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है, किसी भी एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है तो समझ जाओ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहने वाला है। और उसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का जो डायग्राम है वो ऐसा बनता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जब भी किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो समझ जाओ उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होने वाला है sp3d2। क्या रहने वाला है, sp3d2, ठीक है ना। क्यों sp3d2 ही रहने वाला है, देखो s का यहाँ पर 1 ऑर्बिटल, p के यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, d के यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, तो कितना हो गया ये 1 + 3 + 2 हो गया ना 6। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो समझ जाओ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 दिखाता है बेसिकली, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल जैसे COF6, ठीक है, और जैसे 3-, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख पा रहे हो। तो देखो ये है हमारा, ये जो 6 जो आपको दिख रहा है, ये जो 6 है ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर।
और जब भी ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा ना तो समझ जाओ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आने वाला है। ठीक है, अब बात करें इसकी ज्योमेट्री की, तो इसकी जो ज्योमेट्री वो कैसी बनेगी भाई, तो इसकी ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल। क्या बनने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का डायग्राम जो है हम कैसे ड्रॉ करते हैं जरा बताइए। तो देखो यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम है CO। ठीक है, लिगेंड कितने 6 है ना, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, लिगेंड F F F F F और ये F। बात समझ में आ गई। और आप चाहो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन देके चार्ज यहाँ पर दिखा सकते हो। तो ये जो है हमारा ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बात समझ में आ गई। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3। जब भी कभी किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आने वाला है 3 है, तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा तो आप समझ जाओ कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। क्यों sp2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर s का 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल है, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है। ठीक है, और बात करें इसकी ज्योमेट्री की, तो इसकी ज्योमेट्री बनती है ट्रिंगुलर। क्या बनती है, ट्रिंगुलर। ठीक है, और जो अगर इसकी ज्योमेट्री ट्रिंगुलर है तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे बेसिकली, तो ड्रॉ कुछ ऐसे करेंगे। देखो हाँ, अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है इसका बेसिकली, तो एग्जाम्पल मान लो कि जैसे ये है CO। ठीक है, C2O4 और यहाँ पर दिया हुआ है 3 और ये 3-। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो, तो यहाँ जो आपको ये जो 3 दिखाई दे रहा है ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आने वाला है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और अगर बात करें हम इसकी डायग्राम की, तो डायग्राम कैसा बनेगा बेसिकली, तो देखो ये आ गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे 3 लिगेंड जो है आपको शो करना है। तो एक आ गया C2O4 यहाँ पर, 8 C2O4 लिगेंड यहाँ पर आ गया और 8 C2O4 लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और चार्ज जो है वो 3- दिया हुआ था, 3- चार्ज दे दो। बात करें समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या क्या बात की है कि देखो जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया तो या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा या sp2d आएगा। ठीक है, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा तो समझना उसका हाइब्रिडेशन या तो sp3d आएगा, है ना। और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आने वाला है। और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम नेचर की। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड है बेसिकली वो किस नेचर का रहेगा, वो डायामैग्नेटिक नेचर का रहेगा या पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। तो भाई यहाँ पर 2 बिहेवियर दिखाता है, एक दिखाता है डायामैग्नेटिक और एक दिखाता है पैरामैग्नेटिक, है ना। तो हम कब बोलेंगे कि ये डायामैग्नेटिक नेचर का है और हम कब बोलेंगे जब ये पैरामैग्नेटिक का है। तो बेसिकली क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर फॉर्म में है तो नेचर उसका रहेगा डायामैग्नेटिक, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सबके सब क्या रहेंगे, पेयर रहेंगे, मतलब जोड़े में रहेंगे। और सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में अगर रहते हैं मतलब पेयर फॉर्म में रहते हैं तो उसका नेचर क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक बनेगा। ठीक है, और दूसरा नेचर पैरामैग्नेटिक कब करेगा, जहाँ पर कम से कम इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर रहना चाहिए, है ना। मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, अगर समझो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उसका नेचर क्या आने वाला है, पैरामैग्नेटिक आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये एक कंपाउंड ऐसा और ये ऐसा, इन दोनों को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी पेयर है, तीनों की तीनों क्या है, पेयर है। तो ये तीनों को तीनों पेयर है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा बनेगा, इसका बनेगा डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक। और यहाँ पर देखो 8 अनपेयर है और 8 भी अगर अनपेयर रहता है इसका मतलब ये इसका नेचर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। बात समझ में आ जाती है। ठीक है, ये हो गया नेचर या मतलब बिहेवियर। ठीक है, देन इसके बाद में आएगा स्पिन, कि भाई स्पिन जो है वो क्या होने वाला है, स्पिन जो है हमारा ये लो स्पिन होगा या फिर हाई स्पिन होगा। ठीक है,
तो ये लो स्पिन या हाई स्पिन जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो कि लो स्पिन है तो लो स्पिन है और डायामैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। अगर डायामैग्नेटिक नेचर है इसका मतलब स्पिन कैसा रहेगा हमारा, लो रहेगा, ठीक है। और अगर पैरामैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा रहेगा, हाई स्पिन रहने वाला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। देन उसके बाद में आता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। कौन सा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई बेसिकली हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब करवाते अपन तो डिपेंड करता है लिगेंड पे। तो ऐसे कौन से लिगेंड जो है वो स्ट्रांग है और कौन से लिगेंड जो है वो वीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होते हैं तभी पेयरिंग होगी, अदरवाइज वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। तो कौन से ऐसे बेसिकली लिगेंड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये है हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये है हमारे वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। चलो देखो बेसिकली मान लो कि हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। ये साइनाइड कोई लिगेंड है, तो अगर साइनाइड लिगेंड आता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। कौन सा, साइनाइड ग्रुप आता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। मान लो कि अगर अमोनिया आता है, NH3 मतलब अमोनिया होता है, तो भी ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। और CO कार्बोनिल अगर आता है तो भी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, CN अगर रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, ये साइनाइड लिगेंड रहेगा तो भी SFL रहेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा। अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और कार्बोनिल CO जो है वो भी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। और जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है तो यहाँ पर स्पिन की पेयरिंग होती है, स्पिन की पेयरिंग होगी, ठीक है। और जब भी ये साइनाइड, अमोनिया और ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिल, तो ये जो रहने वाला है तो समझ जाओ कि यहाँ पर पेयरिंग होने वाली है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड जो है ये कौन से अपने पास, बेसिकली ये है हमारे पास H2O। क्या है, H2O है, तो ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड होगा। जितने भी हैलोजन एटम होंगे जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये जो हैलोजन एटम रहने वाले ये सब क्या रहने वाले, वीक फील्ड लिगेंड। और एक होता है C2O4 जिसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलेट, ठीक है। तो अगर ऑक्जेलेट ग्रुप रहता है तो वो भी क्या रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड है। तो H2O मतलब वाटर, ऑक्जेलेट और हैलोजन एटम जो है ये सब क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो साइनाइड जो है या अमोनिया है जो है या कार्बोनियल जो है, ये अगर तीनों अगर किसी कंपाउंड में लिगेंड होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाएगा और उनकी पेयरिंग होगी। और मान लो कि कोई लिगेंड H2O है या हैलोजन है या ऑक्जेलेट है तो वो माना जाएगा वीक फील्ड लिगेंड, मतलब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। ये बात आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना, उस सेंट्रल मेटल एटम के जो एटॉमिक नंबर आपको याद रखने होते हैं वो कौन से बता देता हूँ। जैसे Cr को अपन बोलते हैं क्रोमियम, और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। कितना होता है, 24। कॉपर का कितना होता है, 29 एटॉमिक नंबर होता है। जिंक का कितना होता है, 30 होता है। और जो आयरन होता है Fe, ये 26 होता है, ठीक है ना। प्लेटिनियम जो है इसका होता है 78। और जो Ag मतलब सिल्वर होता है तो सिल्वर का कितना होता है, 47। कोबाल्ट जो होता है इसका होता है 27। और जो निकेल होता है इसका कितना होता है, 28। और जो मैग्नीज होता है इसका होता है 25। और जो वैनेडियम होता है उसका होता है 23। तो ये जो आपको जितने भी सेंट्रल मेटल एटम दिखाई दे रहे हैं इनके आपको एटॉमिक नंबर जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। रिपीट कर रहा हूँ, क्रोमियम 24, कॉपर 29, जिंक 30, आयरन 26, प्लेटिनियम 78, सिल्वर 47, कोबाल्ट 27, निकेल 28, मैग्नीज
25 एंड वेनेडियम 23। इतने एटॉमिक नंबर जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक जो है आपकी खत्म होती है। थैंक यू सो मच पूरे लेक्चर को देखने के लिए।